दोस्तों आइए हम उपयोगिता के अंतर्गत मांग विश्लेषण में मांग वक्र में जो विस्तार है माने मांग में विस्तार एक्सटेंशन इन डिमांड वर्सेस कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यानी मांग में विस्तार और मांग में संकुचन की जो अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप ये जानेंगे कि जब मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, यानी कीमत में यदि वृद्धि हो रही है तो आप देखेंगे कि मांग में कमी हो जाएगी, और यदि कीमत कम हो रहा है तो मांग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये परिवर्तन आप देखेंगे कि एक ही मांग वक्र पर होता है, यानी यहाँ पर हमको डिमांड करो जो है सिंगल एक रखना है, तब आप देखेंगे कि ये मांग में विस्तार और मांग में संकुचन की अवधारणा को अपन दिखाएंगे। तो हम इस प्रकार के जो परिवर्तन को जिसको मांग का विस्तार और मांग का संकुचन कहते हैं उसका एक बार डायग्राम देखते हैं, फिर हमको समझ में आएगी हम बतलाना क्या चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार सामान्य रूप से हम देखते हैं कि एक्स अक्ष में हम मांग को रखते हैं, डिमांड को रख रहे हैं। हमको पता है कि डिमांड का रिलेशन जो होता है प्राइस से होता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है ना। प्राइस बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से देखेंगे, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा या बढ़ेगा, इस प्रकार का। तो आप देखेंगे कि मांग वक्र आपने देखा था बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, तो ये मांग के वक्र को हमने बना लिया। अब हमको बतलाना है कि सपोज इनिशियल यानी प्रारंभिक समय में प्राइस जो थी वो इतनी थी, ठीक है ना। पी जो है इनिशियल प्राइस है या फिर हम P1 कह देते हैं, उस P1 प्राइस पे हम इतनी क्वांटिटी डिमांड को कर रहे थे, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूं कि प्राइस में वृद्धि हो जाए यानी प्राइस P1 से बढ़कर के P2 हो जाए, कोई वस्तु P से बढ़कर के P2 हो जाए, तो आप देखेंगे कि चूंकि प्राइस में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बिंदु स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ, ए है, वो स्मॉल बी पे हम आ गए हैं। तो जैसे ही प्राइस में वृद्धि होती है आप देखेंगे कि आप अभी तक का Q1 तक आप डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड घट गई है ना। Q2 तक का क्या है, डिमांड घट गई, यानी ए से बी की ओर जाना ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कमी हो रही है ना। हम मांग कम कर रहे हैं, तो ए से बी की ओर जाना यानी ए से बी की ओर का जो गमन है वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। या कह सकते हैं कि मांग में संकुचन हो गया, मांग में संकुचन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कीमत में वृद्धि हो गई थी। और उसी प्रकार अपन देखते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस P1 से घट करके P3 हो जाती है अर्थात गिर जाती है, तो गिरने से आप प्रभाव देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस में कमी होती है, आप जो प्रारंभिक OQ1 की डिमांड कर रहे थे, अब चूंकि क्या हो जाएगा, आप C पॉइंट पे आ गए हैं और ये क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ करके OQ3 हो गई है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी ए से सी की ओर जो गमन है, ए से जो सी की ओर आप गमन कर रहे हैं वो कहलाएगा मांग में विस्तार, मांग में विस्तार, या फिर इसको कह सकते हैं कि एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड। यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, यानी विस्तार हो गया है इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा कि यहाँ पर कीमत में वृद्धि के कारण मांग में क्या हुआ था, संकुचन हुआ था, जबकि कीमत जब गिर जाती है, कम हो जाती है, तो आप देखेंगे कि मांग में विस्तार हुआ है। और यहाँ ए से बी या ए से सी की ओर जो गमन हो रहा है वो एक ही मांग वक्र पे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए से बी की ओर गमन हो रहा है या ए से सी की ओर गमन हो रहा है, उसका मुख्य कारण एक और एकमात्र कारण था कीमत में वृद्धि और कमी का होना। तो कीमत में जब कमी और वृद्धि होती है तो मांग वक्र में आप देखेंगे कि जो मूल बिंदु था ए, उसे बी की ओर गमन या ए से सी की ओर गमन जो है मांग का विस्तार और मांग का संकुचन की अवधारणा को व्यक्त करता है। अब देखते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण विचारधारा है वो है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो, यानी कीमत उतनी ही रहे, यानी कोई वस्तु 10 रुपए की है तो वो 10 रुपए की रहे, तो उसके आधार पर अपन देखते हैं कि अगर अन्य तत्वों में परिवर्तन आ जाता है, जो हम जब बात करते हैं कि अन्य बातें समान रहे, तो यहाँ पर बतलाना होगा कि अन्य तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में यदि परिवर्तन हो जाता है तब मांग में वृद्धि
और कमी की दशा उत्पन्न हो सकती है या हो जाती है। इस तरह मांग में वृद्धि और कमी के कारण हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझें इसको, एक पहले डायग्राम से देख लेते हैं। इस प्रकार हम बना रहे हैं एक डायग्राम, ठीक है। इसमें मान लेता हूं कि ये डिमांड कर्व है, जिसमें एक्स अक्ष में हम क्या करते हैं, डिमांड को लेते हैं, मांग को लेते हैं, और वाई अक्ष में हम हमेशा क्या लेंगे, कीमत को लेते हैं। कीमत क्या है, स्वतंत्र चर है, हमेशा याद रखेंगे। स्वतंत्र चर को हमको वाई अक्ष में लेना पड़ता है, क्योंकि इसको हम परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जैसे इसमें परिवर्तन होता है तो ये जो परतंत्र चर है ये प्रभावित होता है, तब मांग प्रभावित होती है ना। तो ये याद रखेंगे कि जैसे ही हम स्वतंत्र चर में परिवर्तन करते हैं तो परतंत्र चर अपने आप परिवर्तित हो जाता है। अब मैं जो बतलाना चाह रहा था कि सपोज इसमें और क्या कारण है, चर है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बताया कि यहाँ पर कीमत में इस बार चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो अन्य जो कारण हैं, अन्य कारण जिसके कारण मांग में परिवर्तन होता है, उसके बारे में बता दिया जाए कि और कौन कौन से कारण हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं कि उपभोक्ता की आय अगर परिवर्तित हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या घट जाए, तो आप देखेंगे कि मांग क्या है, प्रभावित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन, वस्तु की उपयोगिता में परिवर्तन। जैसे अपन देखते हैं कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स की आवश्यकता हमको कब पड़ती है, ठंड में कि गर्मी में, तो आप बताएंगे गर्मी में पड़ती है ना। तो हर वस्तु का, जैसे हमको रेन कोट चाहिए तो आपको कब चाहिए होगा रेन कोट, तो आप बता देंगे कि उसकी उपयोगिता जब रहेगी तब होगी उसका मतलब। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि संबंधित वस्तु की, हम माने जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, जब संबंधित वस्तु चाय और कॉफ़ी की जब बात कर रहे थे, तो किसी एक वस्तु की कीमत का दूसरे वस्तु के मांग पर प्रभाव पड़ता है। और जो चौथा है उसको आप बताएंगे कि जो रुचि, लोग माने कंज्यूमर की जो रुचि है या फैशन जब जब बदलता है, तो आप देखेंगे फैशन के अनुरूप क्या है, हम चेंज करते हैं में परिवर्तन। अगर परिवर्तन हो रहा किसी भी कंज्यूमर का, तब भी में मांग वक्र क्या है, परिवर्तित हो जाता है। और अपन कह सकते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भविष्य में कीमत में जो परिवर्तन होता है, यानी फॉरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, तो भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावना अगर दिख रही है, मान लीजिए इस बार गेहूं की फसल यदि कम हो रही है, हमको पहले से अनुमान हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसकी मांग ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गेहूं की कीमत और बढ़ जाएगी। इस प्रकार भविष्य में कीमत में परिवर्तन की आशंका, ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कंज्यूमर जो जागरूक होता है वो समझता है और पहले से उसकी व्यवस्था कर लेता है। ये अन्य कारण जो हैं, इसके कारण भी आप देख रहे हैं आशंका है ना। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक समय पे ऐसा था, कीमत उतनी ही है। अगर मैं यहाँ पर डी डी की तुलना में एक राइट हैंड में D1 कर्व बना लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसकी गेहूं की कीमत इतनी ही थी, पहले हम डिमांड इतनी कर रहे थे, अचानक हम इतनी डिमांड करने लग गए, यानी हम ए से बी की ओर यहाँ पर अपगमन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मांग वक्र क्या है, नया आ गया है, उसी मांग वक्र पे हम नहीं हैं। ए और बी एक ही मांग वक्र के बिंदु ना होकर के दो अलग अलग मांग वक्र के बिंदु हैं, तो कीमत उतनी ही है, यानी कीमत ओपी ही थी। पहले हम ओ एक माने उसकी डिमांड कितनी कर रहे थे, अगर सपोज मैं इसको एक लंब डाल दूं, तो आप कहोगे कि Q1 डिमांड कर रहे थे, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, और अचानक हम उस वस्तु की डिमांड OQ2 करके बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कब होगा, तो कहोगे कि मांग में वृद्धि हो गई। मांग में वृद्धि क्यों हो गई, तो इसमें से कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण हम उस वस्तु की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो जब भी मांग वक्र अपने राइट हैंड में या दाईं ओर खिसक जाता है, तो इसको हम मांग में वृद्धि कहते हैं, मांग में वृद्धि। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कीमत में कोई चेंज हुआ था क्या, तो कहोगे नहीं। जैसा पहले आपने देखा था कि कीमत में परिवर्तन का केवल प्रभाव था, तब उसको हम विस्तार या संकुचन कहते थे। यहाँ पर कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि मांग वक्र राइट हैंड की ओर सिरक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ए टू बी जो है शिफ्ट हो रहा है, तो मांग में वृद्धि है। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और इसी का जस्ट उल्टा, इसमें अगर हमारी आय कम हो जाती है या उपयोगिता में कमी हो जाती है, रिलेटेड प्राइस, तो इसके लिए जो एक मांग में कमी वाला एक डायग्राम है, यहाँ पर हम वो भी बतलाना चाहेंगे। इसका जो डिमांड कर्व है, इस बार क्या हो जाएगा, ये मांग वक्र हम बना दिए, डी डी वाई एक्स में हम फिर से प्राइस लेंगे,
और एक्स अक्ष में हमको डिमांड लेना है, ठीक है ना। प्राइस उतनी ही रखना है, ओपी ही, और इतनी डिमांड हो रही थी ए तक का। किसी कारण से मान लीजिए ये मांग वक्र सिरक करके D1 हो गया, यानी इस बार क्या है, लेफ्ट ओर या बाई ओर सिरक रहा है, खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो अब क्या है, पहले हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे OQ1, अब वो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, घट करके अचानक OQT हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मांग में कमी हुई है, यानी ए से बी की ओर जब शिफ्ट होता है फाइन, तो हम बताएंगे कि या तो उसकी आय कम हो गई जिसके कारण वो वस्तु की डिमांड को कम कर दिया है, या अन्य कोई भी कारण है। तो इन अन्य कारणों के कारण मांग वक्र हम देखेंगे कि जो अपने मांग वक्र में है, मूल मांग वक्र है, वो दूसरे मांग की ओर शिफ्ट होता है। यहाँ हम कम से कम 2 मांग वक्र की बात करते हैं, जबकि पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था कि मांग वक्र एक ही होता है, उसके ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर हम गमन कर रहे थे। तो यहाँ पर मांग वक्र सिंगल रहेगा, यहाँ मांग वक्र परिवर्तित होता रहेगा। तो मांग में वृद्धि और कमी की अवधारणा आपने देखा कि दोनों ही अवधारणा में कई बार कन्फ्यूजन होता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि इस डायग्राम को दे देगा और कहेगा कि ए से सी की ओर जाना क्या कहलाएगा। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा कि मांग में विस्तार हो रहा है, मांग में संकुचन हो रहा है, मांग में वृद्धि हो रही है, और कि मांग में कमी हो रही है। तो आप देखेंगे कि ए से सी में शिफ्ट हो रहा है, उसी मांग वक्र में है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके खत्म हो जाएंगे कि वृद्धि और कमी तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों में क्या होगा, 2 अलग अलग मांग वक्र होंगे। तो ए से सी, अब देखेंगे कि ए से सी की ओर जा रहे हैं, तो उधर देखेंगे कि राइट हैंड की ओर जा रहा है कि लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो चूंकि राइट हैंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो आप बताएंगे कि मांग में विस्तार हो रहा है। तो आप प्रश्न में एक डायग्राम देख के ही बता देंगे कि ए से सी की ओर का जो गमन है वो मांग में विस्तार की बात करता है। तो ऐसे कोई भी चीज़ पूछ देगी, डायग्राम पूछ देगा, कहेगा ए से बी की ओर जाना क्या होगा, ऑप्शन आपके वो पुनः रहेंगे कि मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो ये डायग्राम ए से बी देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मांग में 2 मांग वक्र दिया है, तो विस्तार और संकुचन की अवधारणा तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है, तो मांग में वृद्धि आपका ऑप्शन राइट होगा। तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ये चारों अवधारणा में जो मौलिक अंतर है वो किस प्रकार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम अपना आंसर सही लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।